हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज शाह और आप हैं अपने पंकज सर के साथ। गाइस, चैनल पे काफ़ी सारे व्यूअर्स की बहुत टाइम से ये डिमांड आ रही थी कि सर क्यू बेसिक के ऊपर कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाइए, काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड फुलफ़िल करते हुए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशंस ऑफ सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन क्यू बेसिक। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके पास में राइट हैंड साइड में एक बेल आइकॉन दिखेगा आपको। उस बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए या वीडियो की लिंक को रिसीव करने के लिए आपको किसी को बोलना ना पड़े और किसी की वेट करना ना पड़े। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2, 9, 28, 65 एंड 126 अप टू 10 टर्म्स, यानी कि 126 के बाद के नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। अब आपको यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इसकी सीरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। 5 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, बाकी के 5 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं। और कहाँ तक आइडेंटिफाई करने हैं? अप टू 10 टर्म्स, यानी कि बाकी के 5 नंबर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये 10 टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इस लॉजिक को समझने के लिए हम प्रोग्रामिंग पे आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने ये पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कोई भी लाइन है, हर एक लाइन के आगे एक नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो गाइज आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिखा है तो आप भी वही लिखें। आप वहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, 11, 22, 23 या 44 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लाइन नंबर देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे एक गो टू करके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे इसके रिगार्डिंग दूसरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देखें तो आपको स्पेसिफाई ये गो टू या फॉर ये जो लूप है वो क्या है उसके बारे में समझ में आएगा। यहाँ पे ये समझना है कि गो टू 30 लिखा हुआ है, गो टू 30 लिखा हुआ और आगे लिखा हुआ है गो टू 70। तो यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में 30 लाइन नंबर 30 ऑलरेडी है, लाइन नंबर 30 ऑलरेडी है और लाइन नंबर 70 भी है। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है तो आपको 30 की जगह पे आपको अपने प्रोग्राम में लिखना होगा 3 और यहाँ पे गो टू 70 की जगह आपको अपने प्रोग्राम में लिखना होगा 7। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को आप समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक n नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, n इक्वल टू 1। n की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने 1 कर दी है। उसके बाद हमने एक कंडीशन चेक की है कि इफ e इज लेस देन 1002। अब e क्या है? e भी एक n की तरह एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ पे हमने e की वैल्यू तो दी नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखिए, अगर हमने वैल्यू नहीं दी है तो नॉर्मल बात है कि e इज अ 0, तो e की वैल्यू इस वक्त 0 है। और गो टू 30, अगर ये कंडीशन सही है, e इज लेस देन 1002। देखिए ये 1002 कैसे आया? आपको लगेगा कि सर ये कैसे आएगा? तो कोई भी प्रोग्राम को करने से पहले आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर 126 है, इन सब नंबरों के बीच में ये कितना गैप है, आगे के क्या नंबर हो सकते हैं, अप टू 10 टर्म्स। ये कैलकुलेशन अगर आप ऑन पेपर करेंगे तो आपका जो लास्ट आउटपुट आएगा वो आपका कंडीशन होगा। तो अगर ये कंडीशन सही है, इफ की e इज लेस देन 1002, अगर ये कंडीशन सही है तो आपको लाइन नंबर 30 पे जाना है। और लाइन नंबर 30 पे आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन गलत है कि e जो है उसकी वैल्यू 1002 नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे आपको जाना होगा लाइन नंबर 70 पे। और लाइन नंबर 70 पे क्या लिखा हुआ है? एंड, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा।
चलिए अब लाइन नंबर 30 पे आके देखते हैं, क्योंकि इस वक्त तो ई की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन सही है, इसलिए हम लाइन नंबर 30 पे आएंगे। और 30 पे हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है n एक्सपोनेंट 3, n रेज टू 3। कंप्यूटर में आप देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर रेज टू का कोई सिंबल नहीं होता है। मैथमेटिक्स में आप रेज टू मैन्युअली लिख सकते हैं क्योंकि हम पेपर और पेन से काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा कोई सिंबल, कोई की ऐसी है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे नंबर 6 जो दिया हुआ है नंबर 6 उसके ऊपर, यानी शिफ्ट की होल्ड करके आप वो नंबर 6 प्रेस करोगे तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट सिंबल दिया हुआ है, तो आप उसका यूज करके 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ n रेज टू 3। ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, 1 है। और आप ये एक और बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि वेरिएबल आपने अगर यहां पे कैपिटल n लिया है तो पूरे प्रोग्राम में हर जगह आपको कैपिटल का यूज करना है। अच्छा, क्यू बेसिक में कैपिटल और स्मॉल दोनों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 की वैल्यू है, n की वैल्यू है 1, 1 रेज टू 3 कितना हुआ 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो e की नई वैल्यू क्या आ गई 2। पहले e की वैल्यू क्या थी 0 और अब e की वैल्यू हो गई 2। अब आपको याद रखना है n की वैल्यू है 1 और e की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर, 30 के बाद किस लाइन पे जाएगा 40 लाइन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई को प्रिंट करवाया जा रहा है, यानी कि ई की पहली वैल्यू क्या है 2 और आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले 2 आना चाहिए। हम देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 आ रहा है और हमारा जो क्वेरी है उसमें भी सबसे पहली वैल्यू है 2, तो ये 2 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूला को n की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लाइन नंबर 50 पे n इक्वल टू n प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे हमने देखा था n की वैल्यू 1 है, रेज टू 3 करने पे भी n की वैल्यू तो अभी 1 ही है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो अब n की वैल्यू नई न्यू वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरह से आप n की वैल्यू को 1 से 2 की तरफ ले जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है गो टू 20, यानी कि आपका कर्सर जो है वो लाइन नंबर 60 से थ्रो हो जाएगा वापस लाइन नंबर 20 पे, और लाइन नंबर 20 पे फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पे देखा जाएगा अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 0 नहीं है, ई की वैल्यू हमने लास्ट में क्या कैलकुलेट किया था, ई की वैल्यू थी 2 जो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। तो अब ये 2 वैल्यू को देखेंगे कि क्या 2 1002 से कम है, क्या ये कंडीशन सही है। हाँ, अभी भी ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो हमें कहाँ जाना है, गो टू 30 पे। तो लाइन नंबर 30 पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे n एक्सपोनेंट 3, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 क्या हुआ 2 रेज टू 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 2 रेज टू 3 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 2 जा 6 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 रेज टू 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 रेज टू 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। अब 8 में कितना करना है हमें, यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 9, तो 8 में कितना प्लस करेंगे तो 9 आएगा 1। इसलिए ये लॉजिक अब आपको समझ में आया कि हमने +1 क्यों किया। तो 8 + 1 यानी कि 9, तो ई की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 9, और 9 वैल्यू को आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे यानी कि लाइन नंबर 40 पे प्रिंट करेंगे ई, तो नेक्स्ट हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा ई। अब आपको n की वैल्यू इस तरह से आगे बढ़ानी है क्योंकि हमें ये लूप को चलाना है। तो n इक्वल टू n प्लस 1, n की हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी लास्ट वैल्यू, यहाँ पे अभी हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि n की नेक्स्ट लास्ट वैल्यू थी 2, तो 2 + 1 यानी कि n की अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई 3 वैल्यू लेके हम नेक्स्ट लाइन पे आए और यहाँ पे हमने देखा कि गो टू 20, वापिस कर्सर आपका थ्रो होगा और देखेगा कि e इज लेस देन 1002। e की वैल्यू हमने लास्ट क्या प्रिंट की थी 9। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देखना है कि हमारा क्वेरी क्या था, तो लास्ट वैल्यू हमारी 9 थी और 9 इज लेस देन 1002। एब्सोल्युटली राइट, ये कंडीशन सही है। तो आपको कहाँ जाना है लाइन नंबर 30 पे,
और इस तरह से वापस ये कैलकुलेशन होगा। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये लूप किस तरह से वर्क करेगा। आइए देखते हैं। देखिए क्यू बेसिक में इस प्रोग्राम को हमने लिखा और आप देख रहे हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ रहा है डिस्प्ले द कैरेक्टर इन द गिवन फॉर्मेट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेरे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 को फर्स्ट लिया जा रहा है 3 4 5 6, उसके बाद 4 को आगे लिया जा रहा है 4 5 6 7 8, और फिर 5 को आगे लिया जा रहा है 5 6 7 8 एंड 9। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कौन से कलर में लिखा गया है? ब्लू कलर। क्यू बेसिक में जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कलर भी आते हैं, और उस कलर को समझने के लिए हमें इसके एक चार्ट को समझना पड़ेगा। तो देखिए स्क्रीन पे ये क्यू बेसिक का कलर चार्ट है। अगर आप कोई कोड लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं 0 तो उसका मतलब होता है क्यू बेसिक में ब्लैक। अब यहाँ पे हमारी क्वेरी क्या है? हमें अपने नंबर सारे ब्लू कलर में लेने हैं, तो हमें कौन से कलर कोड का यूज़ करना पड़ेगा? नंबर 1। तो आपको इस वीडियो में आगे जितने भी ग्राफिक्स दिखाई देंगे, कोई लाइंस, कलर्स, अगर कोई शेप, जिसके भी कोई भी कलर हैं, तो आपको ये वाला जो कलर कोड का चार्ट है वो मेमोराइज करना है। अगर आपके पास ये नहीं लिखा हुआ है तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और बुक और पेन लेके आप ये पूरा कलर कोड का चार्ट बना लीजिए, ताकि आगे हमारा जो वीडियो बढ़े वहाँ पे आपके हाथ में ये कलर कोड हो, तो आपको समझ में आ जाए कि हमने अलग अलग नंबर्स लिखे हैं तो उसका कलर क्यों ये आ रहा है। चलिए, तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर लेना है और उसका कलर कोड है 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर कोड की रेंज है 0 से लेके 15 तक, और यहाँ पे अलग अलग कलर्स भी दिए हुए हैं। आपको इन कलर्स में से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है क्यू बेसिक में, और इसके नंबर्स याद रखने हैं। तो इस प्रोग्राम में अभी क्या हमें चाहिए? 1, यानी कि ब्लू कलर चाहिए। आइए देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल कोडिंग है। आपको कैलकुलेशन या ऊपर जो पैटर्न है उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अरे ये 2 3 4 और 3 4 5 ये सीरीज कैसे बनाएंगे। सी दिस इज अ वेरी सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोग्राम में लिखना है CLS, यानी क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। कई लोग यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ी करते हैं, बोलते हैं क्लियर CLS मीन क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन यहाँ पे दो तरह के होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा माउस पॉइंटर, एक होता है हमारा कोड विंडो और दूसरा होता है आउटपुट स्क्रीन, यानी कि कोडिंग स्क्रीन एंड आउटपुट स्क्रीन। तो अगर CLS को अगर हम ऐसा बोलेंगे क्लियर द स्क्रीन, तो कौन सा स्क्रीन? कोडिंग स्क्रीन क्लियर करता है या आउटपुट स्क्रीन? तो हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि इट्स अ क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि हमारे आउटपुट का जो स्क्रीन है उसके प्रीवियस कोडिंग अगर कोई कुछ उसमें प्रीवियस आउटपुट है तो उसको वो क्लियर करेगा। किसको? आउटपुट स्क्रीन को। दैट्स वाई वी कॉल्ड CLS, यानी कि क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अब इसको समझें। कई बार क्या होता है कि हमने प्रोग्राम काफ़ी सारे हम क्यू बेसिक में कर रहे हैं, तो अगर हम CLS नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट एज इट इज़ रहता है, और इससे क्या होता है कि हमने अगर नया प्रोग्राम किया तो उसके नीचे हमारा नया प्रोग्राम का आउटपुट आएगा और ऊपर पुराने प्रोग्राम का आउटपुट सेम स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो कई बार हमें या यूज़र को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि मैंने जो कोडिंग की उसका आउटपुट एग्जैक्ट क्या है। तो वो क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अपने करंट प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए हम CLS का यूज़ सबसे पहले करते हैं, ताकि हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का रिमूव हो जाए आउटपुट और हमारा नए प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई दे। आई होप आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने बोला क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। तो इसको स्पेसिफाई करेंगे। चलिए, अब आगे देखना है कलर ये कमांड है। कलर के बाद हमने लिखा 1, जैसे कि आपने प्रीवियस चार्ट में देखा था कि 1 का कलर क्या था? ब्लू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ब्लू आ रहा है। और प्रिंट से क्या होगा? पैटर्न। प्रिंट से हमें कोई भी मैसेज अगर आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंट फिर स्पेस। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट एक कमांड है, उसके बाद आपको
एक 1 कैरेक्टर स्पेस रखना है, यानी स्पेस बार से एक ही बार आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में ये पैटर्न लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा। अगर आप इसमें कहीं पे 2 कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि 1 और 2 और 3 के बीच में स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक बार स्पेस बार दबा लीजिए, तो आउटपुट स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली वैसा ही इफेक्ट आएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये है आपकी कोडिंग स्क्रीन और ये है आपका आउटपुट स्क्रीन। एंड कमांड क्या करता है, आपके प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर देता है। आप अगर एंड कमांड के बाद प्रिंट कमांड लिखते हो तो उसका कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता है। यानी कि एंड से हम क्यूबेसिक को बोलते हैं कि वी वांट टू स्टॉप हियर, इसके बाद हमारी कोई भी कोडिंग नहीं है, तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को गाइड कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कितना सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें अब पैटर्न बनानी है @ की इस तरह से, और वो भी ग्रीन कलर में। आपने याद किया है ऊपर का चार्ट, ऊपर का जो टेबल मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये प्रोग्राम। सिंपल, वेरी सिंपल। यू हैव टू क्रिएट एंड टाइप फर्स्ट CLS, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, फिर कलर हमारा कोड है 2 का मतलब होता है ग्रीन। तो आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे हमारा ग्रीन कलर में @ सिंबल आ रहा है, और आप देख रहे हैं इट्स वेरी सिंपल, है ना, कितना सिंपल। आपको अब लग रहा होगा कि अरे ये तो कितने सिंपल अनसॉल्व क्वेश्चन थे। देखिए प्रिंट कमांड के थ्रू बस आपको ये पैटर्न बनानी है, और ये पैटर्न, ये @ सिंबल आपको कहाँ दिया हुआ है, देखिए आपकी कीबोर्ड पे, कंप्यूटर कीबोर्ड पे 2 जो दिखा हुआ है, 2 के ऊपर, 2 के साथ में @ का सिंबल है, आप शिफ्ट की के साथ उसे यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रॉल करते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ओ, नेक्स्ट पैटर्न है आपका $साइन विथ रेड कलर। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सर, पंकज सर इसको कैसे करने वाले हैं। कैसे करेंगे, किस कमांड का हम यूज करेंगे, एब्सोल्युटली प्रिंट कमांड। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग तो अब होशियार हो गए। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें, CLS, देखो CLS लिखा, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, वेरी गुड। और उसके बाद आप लिखेंगे कलर 4, कलर कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं भूलेंगे। अगर कलर कोड नहीं लिखेंगे तो ये पूरा जो @ सिंबल है वो कैसा कलर में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर, और ब्लैक स्क्रीन भी हमारा ब्लैक है और ये भी ब्लैक कलर, तो ब्लैक या वाइट कलर में भी आ सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर कोड लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, रेड कलर में लेना है। तो रेड का कलर कोड क्या है, 4। हमने पहले ही, मैंने आपको बोला था कि आप टेबल लर्न कर लेंगे। आई होप आपने लिखा होगा, आपने देखा उस टेबल को, 4 लिखा। और देखिए आप पैटर्न, यहाँ पे देखो स्पेस मैंने मेंटेन किया हुआ, और ये पूरा पैटर्न मैंने स्पेस बार के थ्रू मेंटेन करके बनाया। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंट के बाद एक कैरेक्टर का स्पेस आपको यहाँ पे करना है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आपने ये प्रिंट के बाद एक कैरेक्टर का स्पेस करके = साइन नहीं किया तो फिर एरर शो करेगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लेना है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह पे 2 बार सिंगल इन्वर्टेड कोमा दबा देते हैं, तो ये हमें तो दिखाई देता है एज ए डबल इन्वर्टेड कोमा, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कोमा कंप्यूटर पकड़ लेता है और फिर एरर शो करेगा। तो अगर आपका प्रोग्राम एज इट इज आपने लिखा और एरर आ रही है तो चेक करिए कि क्या आपने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है या सिंगल इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कोमा एक ही बटन पे आते हैं, एंटर की के पास में, तो आपको शिफ्ट की होल्ड करके डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है ना, कितना सिंपल। चलिए नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अप होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 10 टर्म्स। यानी कि ऑड नंबर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए अगर हम 1 to 10 बोलें, अगर हम 1 to 10 नंबर्स लें तो कितने नंबर ऑड होते हैं और कितने इवन होते हैं, बताइए जल्दी बताइए। 1 to 10 में ऑड नंबर कितने हैं और इवन कितने हैं? एग्जैक्टली 5 ऑड नंबर्स एंड 5 इवन नंबर्स। 5 ऑड और 5 इवन की कॉम्बिनेशन से कितने नंबर बन जाते हैं? 10 नंबर्स। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, अप टू 10 टर्म्स, यानी कि यहाँ पे इनको
10 ऑड नंबर्स चाहिए, तो 10 ऑड के लिए हमें कितने 10 इवन लेने पड़ेंगे? 10। 10 ऑड एंड 10 इवन, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए? 20। एब्सोल्युटली राइट। तो हमें 1 to 20 तक चलना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, और इसका स्क्वायर करना है, वो ऑड नंबर्स ढूंढने हैं। तो ऑड नंबर्स का मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7, इस तरह से जो नंबर्स आएंगे वो सब क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे, और हमारा क्वेरी क्या है? ऑड नंबर्स ढूंढने हैं 10 टर्म्स तक, और फिर उन ऑड नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं हमारे इस कोडिंग को। देखिए कोडिंग में कैसे आ रहा है ये देखिए। आपको यहाँ पे भी लाइन नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी पर्टिकुलर लाइंस पे जंप करना है। तो बिगिनिंग में आप एक वेरिएबल लेंगे सम इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि क्या सर हम सम ही नाम ले सकते हैं, कोई और नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई और भी नाम ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अपना नाम लिया, तो जहाँ जहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम में सम यूज़ किया है, वहाँ वहाँ पे हर जगह पे आपको सम की जगह पे आपको अपना नाम यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए लाइन नंबर 40, लाइन नंबर 60, यहाँ पे मैंने सम का यूज़ किया है क्योंकि मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया, और वो भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है। तो सम की पहली वैल्यू 0 डाली। अब सम वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि इट्स अ मीनिंगफुल नेम। सम का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे एडिशन करके हमें कुछ कैलकुलेशन को स्टोर करना है, इसलिए वी हैव टू गिव अ सम मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। तो आपको क्या करना है? सम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सम की पहली वैल्यू 0 डाल दी। उसके बाद हमने लिखा फॉर लूप। अब ये लूप क्या है? लूप के ऊपर एक अलग से हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए फॉर एक लूप है। लूप का मतलब क्या होता है? जो चीज़ों को रोटेट करता रहे। जैसे कि आपके घर पे फैन होगा, पंखा, उसको अगर आप बटन दबाएं तो क्या होगा? फैन रोटेट होता है और क्या आती है हमें? हवा आती है। तो जब तक पंखा चलता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, तब तक हमें हवा आती रहेगी। तो वैसे ही ये जो लूप है ये रोटेट करता रहता है, और लूप के बीच में, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसका आउटपुट आता रहता है। कब तक आता रहता है? जब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो ये फॉर लूप, और उसका एंडिंग स्टेटमेंट है नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? तो फॉर और नेक्स्ट, लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 50, ये दोनों के बीच में जितनी भी लाइंस हम लिखेंगे ये रोटेट होती रहेगी, यानी कि बार बार प्रिंट होती रहेगी, उसका आउटपुट आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक कि ये फॉर लूप की कंडीशन सही है। अब कंडीशन क्या है? फॉर ए इक्वल टू, अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फॉर ए लिख देते हैं। फॉर और ए के बीच में यहाँ पे 1 कैरेक्टर स्पेस करना ज़रूरी है। अगर ये आप भूल गए तो वापस से क्यू बेसिक एरर डिस्प्ले करेगा। तो फॉर स्पेस ए इक्वल टू, अब ए के बाद में इक्वल टू में मैंने यहाँ पे स्पेस किया, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फॉर ए, फॉर स्पेस ए इक्वल टू 1 to 20। तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर 1 ही क्यों लेना, हमने 2 क्यों नहीं लिया? अरे भाई हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा? ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है। और अप टू 10 टर्म्स मैंने अभी आपको सिखाया ना कि अगर मैंने 1 to 20 लिया तो उसमें 10 ऑड नंबर्स होंगे और 10 इवन नंबर्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से ही तो 20 बनता है। आया समझ में? इसलिए हमारी एंडिंग वैल्यू क्या हो गई? 20। इसलिए हमने बिगिनिंग लिया 1 और एंडिंग लिया 20। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने ये कंडीशन क्यों ली। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे देखते हैं फॉर ए इक्वल टू 1 to 20 और स्टेप वैल्यू स्पेस 2। स्पेस 2 क्यों लिया? क्योंकि 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है? जल्दी बताओ। 3। 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर है 3, और 1 में मैं कितना ऐड करूं, कितने नंबर ऐड करूं तो 3 आएगा? 2 ऐड करूं, है ना। 1 + 2 करूं तो ही 3 आएगा ना। इसलिए उसको 3 पे ले जाने के लिए हमने स्टेप वैल्यू क्या दे दी? 2। यानी कि जब भी हमारी ए की नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो पहली वैल्यू होगी 1, और उसके बाद 2 ऐड हो जाएगा तो ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और उस तरह से हम लोग आगे की तरफ रोटेट करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए की फर्स्ट वैल्यू है 1, ये कंडीशन सही है, तो हम लाइन नंबर 30 पे आए। यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है बी, और बी इक्वल टू ए रेज टू 2।
आपको मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में समझाया था ना, एक्सपोनेंट सिंबल रेज टू कहाँ पे होता है, आपके कीबोर्ड पे नंबर 6 के साथ, यानी कि शिफ्ट की होल्ड करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक को रेज करना है, रेज टू 2 करना है। तो फिर ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे है ना 1, है ना, तो ए की वैल्यू है 1, 1 रेज टू 2 कितना हुआ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है ये, यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 2 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए, सम जिसकी वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1 और बी की भी वैल्यू है 1। अब यहाँ पे लाइन नंबर 40 पे आते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटर फॉर्मूला, है ना, एक्यूमुलेटर फॉर्मूला जो वैल्यूज को कैलकुलेट करके अपने आप में स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस बी, तो सम की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, है ना। तो अब नए सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई 1, एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ रहा है, सम की वैल्यू 0 से अब 1 हो गई। इस तरह से 0 से 1 पे ले जाने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट लाइन नंबर 50 पे। लाइन नंबर 50 पे आपका कर्सर स्टूडेंट जैसे ही आएगा ना, तो फौरन यहाँ पे आपका नंबर ए इंक्रीमेंट होके आपका कर्सर जो है वो थ्रो हो जाएगा फॉर लूप की तरफ। नेक्स्ट क्या करता है, आगे जाने नहीं देता है, 50 के बाद 60 पे नहीं जाओगे, 50 के बाद 60 पे नहीं जाओगे, कहाँ जाएंगे लाइन नंबर 20 पे। ये रूल है, क्यों आप बोलेंगे क्यों ऐसा, दिस इज अ रूल। नेक्स्ट ऊपर थ्रो करेगा, जब तक ये रोटेट होगा, कब तक ये लूप रोटेट होता रहेगा, कब तक ये रोटेट होता रहेगा, जब तक ए की वैल्यू 20 तक हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू जब 21 या 22 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना। ए की वैल्यू मान लो 22 हो गई, तो 22 1 और 20 के बीच में नहीं है ना, नहीं है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तब आप नेक्स्ट के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका, और क्या होगा प्रिंट सम। लेकिन अभी तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या किया, नेक्स्ट के बाद नहीं नहीं 1 नहीं है, ए की वैल्यू है नेक्स्ट ए, नेक्स्ट ए का मतलब है ए की वैल्यू है 1 और 1 के अंदर स्टेप वैल्यू ऐड होना, स्टेप वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 ऐसा समझना है आपको यहाँ पे। तो अब है 1 प्लस 2, ए की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 2 यानी कि 3, एब्सोल्युटली राइट, आप रियली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 वैल्यू लेके हम फॉर लूप के पास आए लाइन नंबर 20 पे, और देखा कि क्या ए 1 to 20 के बीच में है, यानी कि 3 जो है वो 1 to 20 के बीच में है, ये कंडीशन सही है, एब्सोल्युटली राइट, ये कंडीशन सही है। तो अब क्या होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि लाइन नंबर 30 पे आएंगे। ए की वैल्यू क्या है 3, 3 रेज टू 3 यानी क्या हुआ 6, नहीं 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 6 नहीं, 3 रेज टू 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ 9, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 9। और सम की वैल्यू क्या थी, लास्ट में क्या थी याद करो, सम की वैल्यू थी 1 और बी की अब वैल्यू हो गई 9, तो 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, तो सम की नई वैल्यू होगी 10, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट ये लूप रोटेट होते जा रहा है, और सम के अंदर एक नई वैल्यू प्रीवियस वैल्यू में आते जा रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बीच में प्रिंट नहीं लिखा हुआ है, ये प्रिंट कब लिखा हुआ है लूप के बाहर, यानी कि ये लूप जब पूरा सारी 1 to 20 में सारे नंबर्स ले लेगा बारी बारी से, ऑड नंबर्स, और वो भी कौन से नंबर लेना है ऑड नंबर, इसलिए हमने क्या लिखा +2, यानी कि ए के अंदर ऑड नंबर्स आते रहेंगे बार 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 बार, ठीक है। ए के अंदर हर बार 2 ऐड होगा, जैसे कि 3 के अंदर +2 ऐड हो गया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया ऑड नंबर 5, 5 में +2 ऐड हो गया तो क्या आएगा 7, आप समझ रहे हैं। तो ये ऑड नंबर्स लेते जाएगा और सम के अंदर इस तरह से कैलकुलेशन आते जाएगी। जब लास्ट में 21 या 22 आएगा और कंडीशन गलत हो जाएगी तो प्रिंट क्या करेगा सम, उसके बाद ये प्रिंट सम करेगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आंसर आना चाहिए 1330, 1330। तो ये इसका आउटपुट आया, किसका आउटपुट है ये
10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स ऑड नंबर्स का। आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम मैंने जो एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो अनसॉल्व्ड और डिफिकल्ट प्रोग्राम है वो है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 100 by 100 पिक्सेल्स हुज सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यानी कि जो 100 by 100 का हम स्क्वायर बनाएंगे वो कहाँ पे होना चाहिए, स्क्रीन के बीच में आना चाहिए, और उसका कलर भी फिल होना चाहिए, फिल द कलर ऑफ द स्क्वायर। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। स्क्वायर किससे बनता है, लाइन से, और लाइन की बिगिनिंग किससे होती है, मैथमेटिक्स में आपको सिखाया होगा लाइन, किसी भी लाइन की बिगिनिंग जो है वो डॉट से होती है। तो डॉट्स में क्या होता है, डॉट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सिस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। एक्सिस का मतलब आपको पता है ना मैथमेटिक्स में, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली होता है, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, और वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपका कंप्यूटर का स्क्रीन। ये जो ब्लू कलर का आपको स्क्रीन दिख रहा है ये है आपका कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन की लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों जीरो हो जाते हैं, और हॉरिजॉन्टली देखिए मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस इस तरह से बढ़ता है, और यहाँ पे आके एक्स एक्सिस की वैल्यू 320 हो जाती है, और वाई एक्सिस अभी भी जीरो है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, इस पॉइंट पे y तो अभी भी जीरो ही है। अगर मुझे y को बढ़ाना है तो हम वर्टिकली बढ़ेंगे। ये देखिए मैं वर्टिकली अगर बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो y की वैल्यू हो जाती है 200 और x की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। अगर मैं y और x को दोनों को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे डायगनली चलना पड़ेगा। आपको पता है आपके घर पे कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन या मोबाइल का जो भी स्क्रीन होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मोबाइल की या टीवी की स्क्रीन को एक्सप्लेन करता है ना कि कितने इंच का आपका टीवी का स्क्रीन है या मोबाइल आपको कितने इंच का मिलता है। तो वो इंच कैसे आइडेंटिफाई होता है पता है आपको, डायगनली। आपको अपनी स्केल से डायगनली देखना है, तो डायगनली अगर आप चलेंगे तो आपको अपना स्क्रीन दिखेगा कि वो कितने इंच का है। आप इस वक्त अगर मेरा वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो हाथ में स्केल लीजिए और आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसको डायगनली काउंट करिए, तो आपको पता चल जाएगा स्केल से कि आपका जो मोबाइल है वो कितने इंच का है और आपका टीवी कितने इंच का है। तो डायगनली जब हम चलते हैं तो डायगनली यहाँ पे एंडिंग पॉइंट यानी कि राइट साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, और क्या हो जाता है यहाँ पे 320 to 200। आप समझ पा रहे हैं। अब ये स्क्रीन को हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने आपको कलर कोड का टेबल याद रखने को बोला था ना, वैसे ही आप स्क्रीन को भी ड्रॉ कर लीजिए और एग्जैक्ट समझिए एक्स एक्सिस क्या है। आपके स्क्रीन का ये हॉरिजॉन्टल एरिया एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल एरिया जो है वो है वाई एक्सिस, ठीक है। और आपकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो आपकी स्क्रीन की है वो है 0 0, ठीक है। आप इसको ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स लाइन से बनती है, लेकिन लाइन ये है लाइन कमांड, है ना। आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा है लाइन, स्मॉल ब्रैकेट करना है और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे x1, y1, x1 y1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, डैश x2 y2 यानी कि उस लाइन का एंडिंग पॉइंट, x1 y1 यानी कि बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। मैंने आपको देखो मैथ्स टीचर ने भी आपको सिखाया होगा और मैं भी ने भी आपको बताया कि कोई भी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसके लिए एक पॉइंट होता है, एक बिंदु, है ना। वहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी बिंदु से हम शुरुआत करते हैं, और वो पॉइंट या वो बिंदु हमें ढूंढने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसको क्या बोला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट x1 y1, और एंडिंग यानी कि हम उस लाइन को कहाँ तक खींचेंगे यानी कहाँ पे रोकेंगे, वो लास्ट पॉइंट या लास्ट बिंदु जो है वो है x2 y2, ठीक है। ये हमें स्पेसिफाई करना है, तो उसके बीच में कंप्यूटर क्या बना के देगा, हमें लाइन बना के देगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कोमा करके मैंने लिखा है कलर नंबर। कलर नंबर यानी कि मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में ऊपर स्क्रीन पे बताया था ना, एक चार्ट बताया था जिसमें 0 से लेके 15
कलर के अलग अलग नंबर्स थे, तो हर नंबर का अपना एक कलर होता है। तो अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर कलर देना चाहते हैं किसी शेप को, तो यहाँ पे आप उस वो नंबर लिखेंगे और बाद में लिखेंगे बी, कोमा बी करके लिखेंगे। तो बी लिखने से क्या होता है, बॉक्स बनता है। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है और बी एफ। बी एफ का मतलब यह क्या होता है, देखिए या तो आप बी लिखो या बी एफ लिखो। बी लिखेंगे तो आपका बॉक्स बनेगा, लेकिन उस बॉक्स में कलर फिलअप नहीं होगा, सिर्फ बॉक्स की लाइन जो है वही डिजायर्ड कलर की आएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे नंबर लिखा है 1, तो 1 का कलर क्या है, ब्लू, तो आपका बॉक्स क्या बनेगा, बॉक्स की जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर की बनेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर ब्लू कलर फिलअप हो, तो आपको लिखना पड़ेगा बी एफ, यानी कि बॉक्स फिल। आपको ये पूरा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा ये वीडियो यहाँ पे पॉज करिए, थोड़ा रिवाइंड करिए, बैक जाइए, और मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया आपको ये स्क्रीन के बारे में, उसको फिर से सुनिए, समझिए, और पेपर और पेन लेके ये पूरा ड्रॉ करिए, ताकि आपको ये पूरा सही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर हमें बॉक्स बनाना है कलर्ड का, तो उसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्क्रीन 7। स्क्रीन 7 का मतलब क्या है कि आपका जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसमें आपने देखा होगा उसके का रिजोल्यूशन होता है। जैसे मोबाइल में रिजोल्यूशन होता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में रिजोल्यूशन होता है, टीवी में होता है। और जैसे जैसे रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है वैसे वैसे क्या होता है, पिक्चर की क्वालिटी, उसके कलर्स इंक्रीज होते हैं। तो 7, स्क्रीन 7 यानी कि इसका रिजोल्यूशन क्या है, तो स्क्रीन 7 का मतलब है कि आपकी जो स्क्रीन है, आप कंप्यूटर की स्क्रीन, आपने उसको हॉरिजॉन्टली 320 पिक्सेल्स में बाइफरकेट किया है और वर्टिकली 200 पिक्सेल्स में बाइफरकेट किया है। यानी कि उस वक्त आपके कंप्यूटर का स्क्रीन, आप जैसे स्क्रीन 7 लिखते हैं ना, तो आपके कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो एक्स एक्सिस 320 पिक्सल आ जाता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर ऐसा बिलीव करेगा कि 320 पिक्सल हॉरिजॉन्टली हैं, और वर्टिकली कैसे, कितने पिक्सल हैं, 200। अब कुछ लोग इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टली क्या। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि जैसे आप अगर आप लेट जाते हो, सो जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो, हॉरिजॉन्टली। और अगर आप खड़े रहते हैं ज़मीन पे तो आप क्या हैं, वर्टिकली, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बाइफरकेशन मैंने समझाया आपको। चलिए अब स्क्रीन 7 लिखा, यानी हॉरिजॉन्टल 320 पिक्सल, यानी एक्स एक्सिस मैक्सिमम 320 पिक्सल का होगा, और वाई एक्सिस मैक्सिमम कितना होगा, 200। एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद हमने क्या किया, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, CLS। फिर हमने लिखा कलर 9। अब कलर 9 यानी कौन सा कलर, आपने अगर अपने पेपर में लिखा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कलर 9, नंबर 9 यानी कि लाइट ब्लू कलर। तो मुझे लाइट ब्लू कलर का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप 9 की जगह और कोई नंबर लीजिए 0 से 15 के बीच में, तो वो आ जाएगा। अब आप देखिए फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा है, सिखाया था आपको, लाइन इन स्मॉल ब्रैकेट x1 y1 डैश x2 y2। तो यहाँ पे x1 y1 में मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 110 कोमा 50, यानी 110 क्या है, x1, और 50 क्या है, y1। ये y1 है। तो इन दोनों नंबर से क्या बना, एक पॉइंट, एक बिंदु आपके स्क्रीन पे बनेगा। इन बिगिनिंग, आप अपने लाइन की बिगिनिंग कहाँ से करेंगे और एंडिंग कहाँ पे करेंगे, 210 टू 150, यानी कि 210 क्या है, x2, और ये है y2, यानी कि उस लाइन की एंडिंग कौन से बिंदु या कौन सी पॉइंट पे होगी, वो यहां पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या लिखा है, 1, है ना। 1 यानी कि उसका कलर क्या होगा, उसकी बाउंड्री जो है वो ब्लू कलर की होगी। ठीक है, और अंदर कैसा कलर फिल होगा, लाइट ब्लू। और बाद में लास्ट में मैंने क्या लिखा, BF का मतलब मैंने क्या समझाया था, B यानी बॉक्स और F यानी फिल, बॉक्स फिल। तो बॉक्स फिल किससे होगा, किससे होगा, ब्लू कलर से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम एंड कर दिया। चलिए जल्दी जल्दी इसका आउटपुट देखते हैं, और आप भी टाइप करिए जल्दी, क्यू बेसिक में ये कोडिंग टाइप करिए, और आप देखिए ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन
आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आपको सेंटर ऑफ द स्क्रीन फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये स्क्रीन को आपको डायगनली चलना है। आप देख रहे हैं मेरा माउस पॉइंटर डायगनली चलेंगे तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर का स्क्रीन का जो ये एरिया है ये है आपका 0 0 लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, और ये है आपका स्क्रीन डायगनली 320, 200। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनका सेंटर क्या होगा, डिवाइड करके आपको सेंटर लेना पड़ेगा और फिर उस तरह से आपको कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन सेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार क्यू बेसिक में इसे टाइप तो करिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे बन रहा है, और एंजॉय करिए इस प्रोग्राम को। काफ़ी मज़ा आएगा कि आप बॉक्स बना पा रहे हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया वैसे आप दूसरे नंबर डाल के अलग अलग कलर के बॉक्स बनाइए और एंजॉय करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम करके फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ड्रॉ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी जो बॉर्डर्स हैं, भुजाएं हैं, वो कैसी हैं, इक्वल हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फंडा है। देखिए ट्राइंगल के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ता है, लाइन बनानी पड़ती है, और लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है, किसी भी डॉट से या बिंदु से। सेम हमने जो लाइन कमांड ऊपर देखा, देखो मैंने 3 टाइम लाइन कमांड लिखा, ऊपर एक ही बार लिखा था लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा। ऊपर एक बार इसलिए लिखा क्योंकि लाइन सेम है, हमें स्क्वायर बनाना था ना, तो स्क्वायर की सारी लाइनें, बॉर्डर्स जो होती हैं, उसके जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, और BF उसको बॉक्स बना देता है, BF कमांड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कमांड नहीं जिससे डायरेक्टली ट्राइंगल बने, इसलिए 3 टाइम हमें लाइन बनानी है, इसलिए 3 लाइन कमांड लिखे। ओके, अब 3 लाइन कमांड के साथ साथ में देखो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, 30 यानी x1, 20 यानी x2, 60 यानी सॉरी 30 यानी x1, 20 यानी y1, 60 यानी x2, 60 यानी y2, और कोमा 1 का मतलब है कलर कोड, कौन से कलर का आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे मैं, अगर आपको अलग अलग कलर की करनी है तो आप अलग अलग नंबर ले सकते हैं, मैंने एक ही नंबर लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि अगर ये बनता है तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 30, 20 यानी कि ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ से x30, ये x30 और y20 आप देख रहे हैं, इनका डिस्टेंस से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बन रहा है। तो ये पॉइंट आ गया। फिर हमने ये दूसरा पॉइंट लिया 60 यानी कि x60, आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली 60 और वर्टिकली भी 60। तो ये पूरी लाइन जो ये बनी, ये डायगोनल लाइन जो ये आप देख रहे हैं ये बन रही है, ये लाइन क्या बन रही है, ये फर्स्ट लाइन से बन रही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन का जो एंडिंग है 60 वो सेकंड लाइन का बिगिनिंग बन रहा है ना, और सेकंड लाइन का एंडिंग है वो फर्स्ट लाइन का, थर्ड लाइन का बिगिनिंग बन रहा है 90-20, और थर्ड लाइन का एंडिंग है वो फर्स्ट लाइन का बिगिनिंग है। देखो फर्स्ट लाइन का बिगिनिंग 30-20 वही रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको ये पैटर्न से भी इस चीज़ को याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको एक क्लू बताया। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पॉइंट था क्या हो गया, 60। तो नेचुरल बात है ना कि यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने के लिए ये तो मेरा बिगिनिंग होगा ना, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन का एंडिंग सेकंड लाइन का बिगिनिंग बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे 60 हुआ, फिर क्या बोल रहे हैं 90-20 यानी x90, तो x की वैल्यू है 90। देखो हॉरिजॉन्टली ये 90 हो गया, आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली मेरा कर्सर देख रहे हैं, माउस मूव हो रहा है 90, और वर्टिकली ये 20 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 20। ठीक है, तो ये लाइन बन गई 90-20, और इस तरह से ये डायगोनल ये पूरा ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारा जो इक्विलेटरल जो है ट्राइंगल ये प्रिपेयर हो रहा है। और 1 मैंने लिया जो हमें क्या बता रहा है, ब्लू कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी क्यूबेसिक ओपन कर लीजिए और पैरेलल मेरे साथ ये प्रोग्राम कंप्लीट कीजिए और अलग अलग कलर्स के ट्राइंगल बना के एंजॉय करिए। कितना इजी है, बहुत इजी है, आप बनाइए तो सही, ये बहुत इजी है।
ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट अनसॉल्व प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ड्रॉ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सर्कल बनाने के लिए हमें सर्कल का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो सर्कल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सर्कल, CIRCLE सर्कल, स्मॉल कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ये कमांड है, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको x और y देना है। अब यहाँ पे मैंने x1 y1 नहीं लिखा है ना, मैंने xy लिखा है। xy का मतलब क्या है, आप देखिए कोई भी सर्कल की शुरुआत में आपको उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ता है, पता है ना आपको, आपने मैथ्स में सीखा है ना, नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बता दिया कि कोई भी सर्कल है उसको बनाने के लिए आपको उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ता है और सेंटर पॉइंट के बाद रेडियस ढूंढना पड़ता है जो है r, ठीक है। आपको कितना बड़ा सर्कल बनाना है ना, वो है r। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है p का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड द कलर कोड, यानी कि आपको कौन से कलर का सर्कल बनाना है, सर्कल की जो बाउंड्री बनेगी, लाइन बनेगी, वो कौन से कलर की बनेगी, वो कलर कोड जो मैंने आपको 0 to 15 बताया था ना, उसमें से कोई भी कलर का नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट, ये हम कोडिंग विंडो देखते हैं, हमें कितने सर्कल बनाने हैं, 3 बनाने, इसलिए 3 बार हमने सर्कल कमांड लिखा और आपने देखा कि उसके सेंटर पॉइंट सबके सेम है, क्योंकि हमें सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल बनाना है, तो सेंटर पॉइंट सबका सेम है, लेकिन सबके रेडियस अलग अलग है। सबसे पहला जो है 70 रेडियस है, फिर 35 उससे छोटा, और फिर 17 उसके आधा, हाफ कर दिया, और हमने कलर कोड क्या लिया है, 7 का मतलब क्या होता है, ग्रे कलर, है ना। अगर आपने लिखा होगा तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने प्रीवियसली ही प्रोग्राम में अभी आगे वीडियो में बताया आपको। तो 7 का मतलब है ग्रे। तो और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन 7, ये तो ग्राफिक विद क्यूबेसिक में हमें हर बार लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर को हमें समझाना है कि आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उसका x एक्सिस और y एक्सिस कितना है, क्यों, कौन से स्क्रीन की रिजोल्यूशन क्या है वो नहीं समझाएंगे। अगर स्क्रीन 7 लिखना भूल गए तो फिर आपका ये कमांड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो 160, 100 ये x और y एक्सिस ही हैं, जो मैंने ऊपर पहले स्क्रीन पे आपको समझाया, x1 y1 नहीं है, लेकिन x और y एक्सिस ही हैं। उसका पॉइंट हमने ढूंढा, बिंदु, है ना, पॉइंट हमने ढूंढा, सेंटर सर्कल का पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, और फिर हमने उसका रेडियस बताया कि 70 पॉइंट्स तक उसका रेडियस है, और उसका कलर ड्रॉ करो 7 यानी कि ग्रे कलर। और आप देख रहे हैं कि ये इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखिए, मैंने आपको क्यूबेसिक का स्क्रीन भी पैरेलल बताया ताकि आपको भरोसा हो कि क्या ये कमांड चलेंगे, बिल्कुल चलेगा। देखो ये कोडिंग विंडो, और आप देख रहे हैं ये आउटपुट विंडो। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये जितने भी सर्कल हैं सबके सेंटर पॉइंट तो कॉमन ही है, लेकिन रेडियस यानी क्या, ये देख रहे हैं मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली उसकी जो लोकेशन होती है जहाँ से आपका ये जो डिवाइडर है वो रोटेट होता है, जब आप मैथ्स में डिवाइडर के थ्रू सर्कल बनाते हैं, है ना, तो वो जो बनता है उसको बोला जाता है रेडियस, है ना। तो रेडियस सबके अलग अलग होते हैं, 70, 35 और 17। और कलर कोड आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन में कलर कोड स्पेसिफाई किया है तो 0 to 15 में से कोई ले सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत जल्दी बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो बहुत ध्यान से ये पूरा देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए, रिवाइंड करिए, मेरे वीडियो के साथ साथ पैरेलल प्रैक्टिकल भी करिए, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्रिएट दीज फिगर्स यूजिंग क्यूबेसिक कमांड, यानी कि आपको क्यूबेसिक के अंदर ये वाला पिक्चर बनाना है। देखिए बहुत सिंपल है, अभी तो हमने ऊपर किया था ना, हमने कॉन्सेंट्रिक 3 सर्कल बनाए, इसमें कितने हैं, 2, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है, आप बोलेंगे कि हाँ सर इसमें तो कलर की ये फिलअप किया हुआ है, और पंकज सर आपने तो हमें कलर फिलअप करने का कमांड बताया ही नहीं, हम कैसे करें, सर्कल तो बन रहा है लेकिन कलर कैसे फिलअप करें। चलिए जल्दी देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये रहा फॉर्मूला, देखिए एज इट इज करना है, स्क्रीन 7 समझ में आ रहा है, आप अपने स्क्रीन को एक रिजोल्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद आप लिख रहे हैं कलर,
यानी कि स्क्रीन का कलर क्या होगा, मैं स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, इसलिए वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद CLS कर दिया, यानी कि मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो अब ब्लैक नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर कलर के साथ डिस्प्ले होगा। अब देखते हैं सर्कल कमांड। हमने अभी ऊपर देखा था ना सर्कल कमांड, उसका सेंटर पॉइंट एक्स और वाई एक बिंदु हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक पॉइंट। तो 160 100 ऊपर हमने किया ही था, लेकिन 80 क्या है, 80 क्या है, आर यानी कि रेडियस, एब्सोल्युटली राइट। 80 और 2 का कलर क्या है हमारा, ग्रीन। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन बाउंड्री आएगी उसकी, लेकिन अंदर कलर कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ पेंट कमांड। उसके देखो, उसके बाद मैंने पेंट कमांड लिखा है, तो उसके बाद हम पेंट, स्पेलिंग में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, PAINT पेंट। फिर पेंट में भी आपको अंदर सर्कल का ये जो पॉइंट है और रेडियस है पूरा बताना है। तो कहाँ पे आपको कलर स्प्रेड अप करना है, ये एरिया में करना है, और उसका कलर कोड क्या है, 2। तो अंदर भी 2 है और उसकी बाउंड्री भी 2 है, ये दोनों 2 यानी कि ग्रीन कलर ही है। समझ में आ रहा है। अब उसके अंदर आप देखिए छोटा सा एक दूसरा सर्कल हमने बनाया जिसका कलर कोड मैंने दिया है 4। और देखिए वो चार्ट जो मैंने पहले बताया था आपको, टेबल 0 to 15 में, रेड कलर, एब्सोल्युटली 4 यानी रेड कलर। तो अंदर देखिए छोटा सा रेड सर्कल बन रहा है। तो ये कोडिंग आप यूज करेंगे इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए। आप ट्राई करिए, डेफिनेटली ये बनेगा। और मैं इसका आउटपुट भी आपको बता रहा हूं, ये देखिए इसका आउटपुट है ना। आपको बिलीव हो गया ना कि ये पूरी कोडिंग वर्क कर रही है। ये QBasic का स्क्रीन और ये आउटपुट स्क्रीन पैरेलल मैं आपको बताते जा रहा हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस प्रोग्राम को, ये जो पूरी कोडिंग है उसको आप खुद QBasic में पैरेलल मेरे वीडियो के साथ ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, आपको ये पूरा बहुत अच्छे समझ में आएगा। सर्कल में याद रखना है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ता है। सेंटर पॉइंट यानी कि बीच का पॉइंट है ना, कोर। जैसे हमारे अर्थ की क्या होती है, सेंटर पॉइंट होता है ना, कोर, है ना। और फिर रेडियस बताना पड़ता है ताकि उस साइज का हमारा सर्कल बने। रेडियस यानी कि सेंटर पॉइंट से x चलेंगे ये पूरा हॉरिजॉन्टली, तो ये हुआ रेडियस। समझ में आ रहा है। देखिए मेरा माउस पॉइंटर में मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार सर्कल कमांड और 2 बार पेंट कमांड हमें लिखने हैं। चलिए अभी एक और इंटरेस्टिंग ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरी की थी कि सर ये कैसे बना सकते हैं, हमारा स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन उसके ऊपर ट्राइंगल कैसे बनेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करना है। मैंने अभी आपको ट्राइंगल भी सिखाया था और स्क्वायर भी सिखाया, इन दोनों प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके अंदर कलर फिलअप करना है। देखिए मैं आपको स्क्रीन में ही ये साथ में पैरेलल समझा रहा हूँ। ये देखिए स्क्रीन आ गया इसका। आपको सबसे पहले लेना है स्क्रीन 7, फिर स्क्रीन में कलर कोड बता देता है, कलर क्या है या ये आप देख सकते हैं 5 और 15 लिखा हुआ है। फिर मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल में कितनी लाइंस होती हैं, 3, इसलिए 3 टाइम्स हमने लाइन कमांड लिखा। फिर आपको बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताना है। देखिए मैंने आपको सिखाया था ना, ट्राइंगल में 3 लाइनें होती हैं और लाइंस की बिगिनिंग किसी बिंदु या पॉइंट से होती है ना, किसी बिंदु या किसी पॉइंट से होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट जो है 160 x1 और x1 y1 है ना। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ, x1 y1, और ये क्या है आपका x2 y2। आप समझ पा रहे हैं, ये है x2 y2। ये फाइंड आउट करिए। आप क्या करिए, पहले ये एक ही लाइन कमांड लिखिए और आप देखिए कि कौन कहाँ पे उसकी लाइन बन रही है, और फिर आप उसको 4 लीजिए। 4 यानी कि क्या हुआ, कलर कोड हमारा रेड। तो यहाँ पे आपको रेड कलर डिस्प्ले होगा और ये पूरा आप देख रहे हैं कि मेरा रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों लाइनें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। आप इस प्रोग्राम को लिखिए, ये है x1 y1 x2 y2। फिर दूसरी लाइन बनाएंगे, आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन का जो एंडिंग है वो सेकंड लाइन की बिगिनिंग हो रही है, सेकंड लाइन का एंडिंग है वो थर्ड लाइन की बिगिनिंग हो रही है, और थर्ड लाइन का एंडिंग क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन की बिगिनिंग। ये मैंने आपको समझाया था, प्रीवियस ट्राइंगल में ही समझाया था। तो ये आप ट्राई करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर कलर फिलअप करना है। तो कलर फिलअप करने के लिए पेंट फंक्शन जो हमने सर्कल में लिया
एग्जैक्ट वही कमांड यहाँ पे लिखना है और उसके लिए भी आपको ये लाइनों के बीच में आपको कलर फिलअप करना है 4, तो आपने ये कर लिया। अब उसके नीचे आपको स्क्वायर बनाना है, बॉक्स फिल, तो उसके लिए हमने ऊपर ही देखा था बॉक्स फिल 70/70 250/117, ठीक है। इस तरह से आप ये कमांड लिखेंगे। कोमा 9 का मतलब है लाइट ब्लू कलर, ये देखिए अब मेरा आउटपुट स्क्रीन पे लाइट ब्लू कलर फिलअप हो रहा है, और BF यानी कि बॉक्स फिल, इसके अंदर बॉक्स फिल होगा लाइट ब्लू कलर का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कितना इजी। सिर्फ ट्राइंगल बनाना है ऊपर, है ना बेटा, ऊपर सिर्फ ट्राइंगल बनाना है और कलर फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ पेंट, और उसके नीचे बॉक्स फिल करिए, ठीक है। मैंने जो ऊपर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल और बॉक्स का जो कमांड बताया था, ये उसी का कॉम्बिनेशन से ये पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप वीडियो को होल्ड करके पैरेलल क्यूबेसिक में ये काम कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ, आप बोलेंगे सर पहले तो आप आउटपुट स्क्रीन बताते थे और आप अभी ये डायरेक्ट कोड विंडो आ गया, ये क्या बनाएगा? वेरी इजी। अब आप मुझे बताइए क्या बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है? यहाँ पे तो सर्कल लिखे हुए हैं, है ना, कितनी बार लिखे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे ये 4 सर्कल जैसा कुछ यहाँ पे बनेगा, और बीच बीच में पेंट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है उस सर्कल में कहीं ना कहीं कुछ कलर्स भी होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि सर्कल का ये जो X और Y है, ये है सेंटर पॉइंट जहाँ से सर्कल बनेंगे, यानी सेंटर पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। 100 क्या है, R यानी कि रेडियस, है ना, हॉरिजॉन्टली, और 5 क्या है उसका कलर कोड, यानी लाइन का कलर, और लाइन का कलर और इनसाइड कलर देखिए मैंने सेम रखा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ताकि वो बॉर्डर दिखाई नहीं दे। क्या आप देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा? मैं बता दूं जल्दी जल्दी? चलिए मैं पहले आउटपुट बता देता हूं, फिर आप इस प्रोग्राम को करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंडिंग ऑफ दिस वीडियो वी आर स्माइलिंग। देखिए आप भी ऐसा, आपका फेस भी ऐसा ही हो रहा है ना अभी, कि वाह पंकज सर ने तो हमें सारे सॉल्यूशन दे दिए, और आप इस वक्त आप भी खुश हो रहे होंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है, हमें सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, और आपका फेस भी ऐसा ही स्माइल हो रहा है, आपकी आंखें भी ऐसे ही टिमटिमा रही हैं, है ना। तो ये पूरा जो है ये प्रोग्राम, ये आउटपुट है, और इस आउटपुट को लाने के लिए आपको ये वाला प्रोग्राम कोड करना है। आई होप, मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद अब आप ये पूरा प्रोग्राम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाया, उसका रेडियस दिया 5 नंबर क्या बता रहा है, मैजेंटा कलर, और आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ ये नंबर 5 यानी कि मैजेंटा कलर फिलअप हो रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं पेंट 5 लिखा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ, यानी उसकी बॉर्डर, आप देखो बॉर्डर और इनसाइड कलर दोनों सेम है, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप बॉर्डर मान लीजिए कोई और कलर लाना चाहते हैं, तो एंडिंग पे यहाँ पे 5 की जगह पे कोई और कलर लिखेंगे, तो बॉर्डर और इनसाइड कलर दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बना रहा है, यहाँ पे तो सर्कल के बाद हमने लाइन कमांड लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो स्माइली जो हमने बनाया, ये स्माइली फेस जो है, ये स्माइली की जो लाइन है, ये क्या है, लाइन कमांड है। और लाइन कमांड के थ्रू हम ये सर्कल और लाइन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, है ना। और लाइन का भी क्या होता है, x1 y1 x2 y2, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग का बिंदु, और एंडिंग पॉइंट, एंडिंग बिंदु, है ना। और उसका कलर भी क्या है 5, और BF यानी कि उसमें भी कलर फिलअप करेंगे। तो आप होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरी कोडिंग समझ में आ गई होगी, और आप टाइप करिए, एंजॉय करिए। अगर आपको ये जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मैंने अभी बताए, जिसका सॉल्यूशन मैंने दिया, इसमें से कोई भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, देखिए, और मुझे कमेंट करिए। और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप भी इस स्माइली की तरह खुश हुए, और कौन से, किस तरह के दूसरे टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग, एजुकेशनल रिगार्डिंग वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है। मुझे हमेशा कमेंट करते रहिए। अगर आप इस तरह से कमेंट करते रहेंगे, तो मैं आपकी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए इस तरह के वीडियोज़ ज़रूर बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।